यानी जो एहतजाज को लीड करते हैं वो आज खुद एहतजाज कर रहे हैं। मेंबराने असम्बली अपने आप को भी सुरखरू रखो और ये भी कहो कि हम हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कौमी असम्बली में इस वक्त बहस हो रही है मिनी बजट के हवाले से। दोनों जानिब से बड़े दलाइल दिए जा रहे हैं, इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और ज़िम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो महंगाई का सुनामी है उसके ऊपर एक और तूफ़ान आ रहा है और उसे कहते हैं मिनी बजट, जो IMF के बाकायदा सुपरविजन के तहत ही हो रहा है तमाम तर अमल। लेकिन हुकूमत ये दावा करती है कि इसमें एक आम आदमी के लिए मुश्किलात नहीं है। वो तमाम टैक्सेस जो माजी में थे, हैं और रहेंगे, सिर्फ वही टैक्सेस हैं जिन पर सब्सिडी यानी कि जो टैक्सेस छूट दी गई थी वापस वो टैक्सेस लगाए गए हैं, जिससे एक आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ पेट्रोलियम लेवी का मामला था जो इस हुकूमत में आने के बाद तारीख में हुकूमत दावा करती है कि ना GST इस तरह से कम था, हमने आकर कम किया, ना पेट्रोलियम लेवी कम थी, हमने आकर कम की। वो तमाम तर चीज़ें वापस आ रही हैं। तो पेट्रोलियम की मसनूआत में भी बढ़ेंगी, पेट्रोलियम के साथ साथ बिजली की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ जो एक आम अशिया हैं अब वो भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी। लेकिन बार बार ये वज़ीर ख़जाना भी बात कर रहे हैं कि महंगाई उस तरह से नहीं बढ़ेगी। और गुज़श्ता रोज़ की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारे हैं वो बाकायदा पाकिस्तान की मईशत को बेहतर गर्दान रहे हैं पिछले 2 माह के अंदर, जो नवंबर और दिसंबर में सूरत हाल रही है। तो अब जनवरी में वो बेहतरी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी। वो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी क्या पाकिस्तान के लोगों के लिए है या इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारों के लिए है? ये सवाल बहुत अहम है। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त अपोजिशन असम्बली के बाहर एहतजाज कर रही है। असम्बली के अंदर तो बहुत ज़्यादा बातें होंगी, लेकिन ये बाहर एहतजाज करने का अमल जो है इससे क्या होगा? क्या किसी भी तरह से ये एहतजाज मिनी बजट को रोक पाएगा या नहीं? ये अहम पॉइंट है। जितनी बातें की गई थी कि तमाम इत्तेहादी जमातों से भी बात की जाए जो हुकूमत के अंदर हैं कि मिनी बजट पास न करवाया जाए, इत्तेहादी जमातों की जानिब से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। तो ये देखना है कि अपोजिशन खुद अपनी स्ट्रेंथ पूरी शो करेगी असम्बली के अंदर या नहीं, कितना रजिस्ट करती है। क्योंकि पावर में तो इस वक्त और जो ज़्यादा नंबर में है वो हुकूमत है, तो हुकूमत कौमी असम्बली से इस बजट को पास भी करवा लेगी। लेकिन मामला ये है कि अपोजिशन की अपनी संजीदगी बाहर और अंदर कितनी होगी, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नज़ीर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और हमें हमारे नुमाइंदे ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, AD खान ने। अल्लाह दिता, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल अल्लाह दिता इस वक्त चल रही है? अपोजिशन असम्बली के बाहर एहतजाज कर रही है, यानी जो एहतजाज को लीड करते हैं वो आज खुद एहतजाज कर रहे हैं। मेंबराने असम्बली, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या बाकी अपोजिशन की जमातें, क्या सूरत हाल नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि अंदर और बाहर एहतजाज शुरू है। अंदर अब कितना पावर शो कर सकते हैं, अंदर कितना एहतजाज करते हैं, वो तो रहनुमाओं पे मुझे असर है। लेकिन बाहर की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो इनके वर्कर हैं वो बड़ी तादाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा है। और नून लीग के वर्कर बड़ी तादाद में जमा है। इसी तरह उनके साथ जमीयत उलमा FA के जो मजहबी वर्कर हैं वो भी बड़ी तादाद में जमा है। इस्लामाबाद से भी रैली आई है और रावलपिंडी से भी खसूसी तौर पर इनके जो लीगी कारकुन हैं उनके रहनुमा हैं बड़ी तादाद में पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी कर रहे हैं। नारेबाजी भी की जा रही है, बैनर उठाए हुए हैं, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और मौजूदा हुकूमत के बारे में नारेबाजी की जा रही है। बाहर इस वक्त बड़ी हलचल है, सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। पार्लियामेंट के सामने बड़ी तादाद में पुलिस भी जमा है और बाहर बड़ी एक हलचल है। लेकिन अंदर अब क्या सूरत हाल बनती है ये तो पार्लियामेंट के अंदर का ही बता सकेंगे। लेकिन बाहर की जो सूरत हाल है इस वक्त महंगाई के खिलाफ बड़ी गहमा गहमी और दूसरे लफ्जों में हल्ला गुल्ला एहतजाजी मुजाहरा जो है उसकी भरपूर तैयारी की जा रही है। अच्छा AD, हम इस पर मजीद बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, सर एहतजाज अपोजिशन का हक है, आम आदमी का हक है और वो एहतजाज भी हो रहा है। बहरहाल सिक्योरिटी तो है लेकिन एहतजाज को नहीं रोका गया, ये भी एक अच्छी बात है। तो इस वक्त जो है एहतजाज अंदर हो या बाहर हो, सर इस एहतजाज की वाकई उतने असरात होंगे
कि इस एहतजाज को एक नई मूवमेंट का कोई रास्ता मिल जाए, कोई एक जो कहते हैं ना अवामी रद्द अमल है, बहुत से ममालिक में हम पिछले दिनों से देख रहे हैं वो हो रहा है, को उस किस्म का रद्द अमल बनता हुआ नज़र आ रहा है, या सिर्फ अपोजिशन की जमातें ही अपना एहतजाज कर लें, अपने मार्च कर लें और अपने जलसे कर लें? मेरा ख्याल है कि अपोजिशन डिलीवर नहीं कर सकी है, अपोजिशन नहीं कर सकी है। अपोजिशन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले एक साल में वो फेल रही है। वो जो बाई इलेक्शंस के बाद उनने जो नया रास्ता अख्तियार किया था एक दूसरे को धक्के देने का, उसके नतीजे में अब अपोजिशन की साख नहीं है। अपोजिशन सहूलतकारी करती है, अब भी ये सहूलतकारी होगी। मुझे ये खदशा है कि बाहर का एहतजाज अंदर के हालात को वो जो आया है मिनी बजट उसके हक में करने के लिए है, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि हम तो बाहर एहतजाज कर रहे हैं और अंदर जो है सहूलतकारी होगी और अंदर बजट पास होगा। इसलिए कि अब तक जितने भी कानून पास कराए हैं या जितने भी हुकूमत ने अपने बजट मंजूर करवाए हैं, इनकी मुखालफत के बावजूद कराए हैं। और अगर ये ज़रा सा भी इंटरेस्ट लेते, मामूली सी भी एफर्ट्स करते, तो ये बजट पास नहीं हो सकता था और रुकवा सकते थे। इन्होंने तरीक़ाकार यही अपनाया है कि अपने आप को भी सुरखरू रखो और ये भी कहो कि हम हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर से जो है वो उनके कवानीन भी मंजूर करते जाओ और बजट भी मंजूर करते जाओ। ये सारी सूरत हाल है। तो लगारी साहब, इसका मतलब ये है कि फिर वो जहाँ जिसको जितनी स्पेस मिलनी है वो मिल रही है और वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो जो कहते हैं कि फैसला कुन मरला वो नज़र नहीं आया है। अपोजिशन जो आप कह रहे हैं डिलीवर नहीं कर, तो सर वजूहात क्या हैं इसकी? क्यों, किस लिए? कि कोई किसी गैबी इशारे की ज़रूरत थी? हर एक जमात को अपनी अपनी जो कह रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार रही हैं, वजूहात क्या आपको लगी? गैबी इशारों पर तो अब काम करते हैं ना। ये जो जितने कानून साजी हुई है वो हुकूमत तो नहीं कर, हुकूमत तो गालियां दे रही थी, हुकूमत तो तबर्रा कर रही थी, हुकूमत तो इनसे जान छुड़ाने की बात कर रही थी, हुकूमत तो इनको शैतान कह रही थी, अपोजिशन को, हुकूमत के लोग इनको शैतान कह रहे थे। ये उसके बावजूद कानून पास कराने के लिए उतावले हो रहे थे, बेताब हो रहे थे कि जल्दी कानून पास करवाएं। जितने भी कानून पास हुए हैं वो अपोजिशन की बेताबी के ज़रिए पैदा हुए हैं। वो इनसे हुकूमत से 2 कदम आगे होकर वो ये काम कर रही थी। और यकीनन ये बिल्कुल सही होगा कि बहुत ताकतवर मराकज़ जो हैं वो इनको कहते होंगे चलो भाई भागो, चलो असम्बली में जाओ और जाकर वहाँ अंगूठा लगा कर आ जाओ और या अपना एहतजाज जो भी करना है, लेकिन इसके पास होने में रुकावट नहीं डालनी है। तो वो यही कुछ करते रहे अब तक। अब भी इनकी नज़रें किसी और तरफ को हैं और इनका ख्याल है कि लोगों की तरफ नज़रें करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, मासस के दुखों को रोने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, आम आदमी की मुसीबतों पर सवाल उठाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, लोगों के बच्चों से दूध छिन जाए इसका कोई फ़ायदा भी नहीं अगर ये एहतजाज करें। इनके एहतजाज का एक ही मुद्दा और मकसद हो सकता है और है कि बस किसी तरीके से ये आसरा मिल जाए कि अगली बारी हम होंगे या हमें मौका मिलेगा, इसलिए कि अब लोगों के वोटों की अहमियत नहीं रही है। अब तो ये ईवीएम आ गया, आ रहा है, तो ये भी अपना वो काम दिखाएगा। उससे पहले कौन सा काम होता था? इलेक्शन नहीं होते थे, बहरहाल इसी तरह से फैसले हो जाते थे कि वो जीत गया, वो हार गया। लगारी साहब, आप कह रहे हैं कि लोगों के दुखड़े वो अपने दुखड़े शायद सुना रहे हैं और उन अपने दुखड़ों से ही कुछ मदावा हासिल कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सर लगारी साहब हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन किया इस वक्त नवेद इस्सा साहब ने, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं AM पाक बिजनेस डेवलपमेंट फोरम USA से। बहुत शुक्रिया आपका नवेद इस्सा साहब। लेकिन सर दुनिया में नाज़रीन अगर हम बात करें कि इस वक्त महंगाई, न सिर्फ पाकिस्तान, हम रोज़ बात करते हैं महंगाई के हवाले से, ये महंगाई दुनिया की सुपर पावर मुल्क को सुपर दर्जे की महंगाई के रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका के हवाले से। तो अमेरिका में महंगाई का 40 साला रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। रवा माह की 13 दिनों में महंगाई गुज़श्ता 7 माह से 7% से ज़ायद उबूर कर चुकी है। जहां एक जाने पूरी दुनिया में कोरोना की 5वीं लहर के खतरात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं पर सप्लाई चेन और कारकुनों की किल्लत के बायस मार्केट पर मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। तो नाज़रीन, जब दुनिया के बड़े ममालिक में महंगाई का ये सैलाब हो तो फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हों तो उनमें असरात तेज़ी के साथ होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, अमेरिका में ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना वजूहात है या कोई और मामलात है?
हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नवीद इस नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद साहब, ये जो सूरत हाल हुई है इस वक्त अमेरिका में महंगाई के हवाले से, अब बुनियादी वजह हम ये कहें कि महंगाई इसलिए है कि कोरोना की वजह से मार्केट बंद हुई, तमाम तर चीज़ें ख़त्म हुई और उसके बाद एकदम से जो है वो सप्लाई चेन भी मुतासर हुई है और महंगाई में भी इजाफा हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। आपने खुद एक निशानदेही की है इस इन्फ्लेशन की तरफ, और इसकी एक सबसे अहम वजह की तरफ भी आपने निशानदेही की है, कोरोना का जो इफ़ेक्ट हुआ है, और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको कि जो इन्फ्लेशन अभी आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट 7% 8% के करीब हो गया है, जो कि पिछले 40 साल का एक रिकॉर्ड है। तो ये तो है कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, और ग्लोबल फिनोमेना में सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको कोरोना की जो बंदिश है वो नज़र आएगी, उसके जो रिस्ट्रिक्शंस थे। उसके साथ मैं समझता हूँ कि एक और फैक्टर भी है जो इसको कंट्रीब्यूट करता है, और वो है कि जो इन्फ्ला हुआ है अमेरिकन का अफ़गानिस्तान में, और जिस अंदाज में हुआ है, बिल्कुल इसको अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से वियतनाम के अंदर ये सब कुछ जल्दी में छोड़ के आए थे, उस तरह से छोड़ कर आए हैं। और कोई $2 ट्रिलियन का, बल्कि 2 से ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर का इस पर एक्सपेंडिचर हुआ है, वो भी बोरोड मनी के साथ हुआ। कैश पे जंग लड़ना अलग बात होती है, और बोरोड मनी के साथ अब उसका अगर आप उसका देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट आएगा, तो अराउंड 2050 तक ये हम $6 ट्रिलियन का इन्फ्लेशन वगैरह की बात कर रहे हैं इस जंग के मनी की। सही। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका जब अफगानिस्तान में गया था तो वो एक अपने अलाइज के साथ गया था। तो सब आपको अगर आप इससे कंपेयर करते हैं कि सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ था 10 साल की जंग के बाद, और उनका भी अगर आप बजट देखते थे तो काफ़ी ज़्यादा बजट था, लेकिन उन्होंने तो इतना एक्सपेंस किया भी नहीं था जंग के अंदर। लेकिन आप देखेंगे उसका क्या इफेक्ट आया था, चूँकि सोवियत खुद गया था, तो उसका जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सुपर पावर के ऊपर इफेक्ट आया, डिसइंटीग्रेशन हुई, और उसका प्राइमरली इकॉनमी की वजह से उसके साथ ये कुछ हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, इसको भी देखना चाहिए। और ये इसकी वजह से, लेकिन फिर आपकी बात वो ज़्यादा सही भी है कि जो कोरोना का जो अगर आप प्री इन्फ्लेशनरी पीरियड को कंपेयर करते हैं अभी से, जैसे 2021 का जो क्वार्टर था, पिछला क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर को, तो आपको नजर आएगा कि काफी ज्यादा फर्क आया था इन्फ्लेशन में, काफी ज्यादा, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी काफी बढ़ गई थी। तो ये इफेक्ट है जो कि ग्लोबल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा नवीद साहब, एक मैं चीज ये जानना चाहूंगा आपसे कि एक जानिब इस वक्त तो चाहे वो गैस के गैलन है, डबल रोटी है, हर चीज़ वहाँ पर महंगी, और एक जो आम वहाँ लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उनका खाने पीने पर ही लग रहा है। तो हुकूमती इक़दाम आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पर नज़र आते हैं। तो वहाँ हुकूमती इक़दाम भी आप देख रहे हैं, या हुकूमत इस वक्त बेबस है इस मामले में? देखिए, हुकूमत बेबस है। देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को या पाकिस्तान की सूरत हाल को डायरेक्ट एकदम दुनिया की एक सुपर पावर के साथ कंपेयर करना, ये भी कोई एक बहुत ये मेरे ख्याल ज्यादती भी होगी थोड़ी सी। यहाँ पे आपको पता है कि हुकूमती सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि एक तरफ जो यहाँ पे लेबर का शॉर्टेज हुआ है उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि हुकूमत ने यहाँ पे जो लोगों को नौकरियों पे जिनका नुकसान हुआ है उनको काफ़ी ज़्यादा कंपनसेट किया था इसमें, तो वो लेबर फोर्स आपकी शॉर्ट हो गई यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जैसे ही कोविड के बाद एनवायरनमेंट कुछ ओपन हुआ तो ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। मिसाल के तौर पे आप चाइना, जिसको हम कहते हैं कि कारखाना है पूरी दुनिया का, तो वहाँ से जस्ट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जो कंटेनर एक आपका जो $4,000 में एक छोटा कंटेनर आता था, वहाँ पे कुछ ही महीनों में जब ये दुनिया खुली पोस्ट कोविड, तो लोगों ने इतना ज़्यादा काम की तरफ तवज्जो दी, कंस्ट्रक्शन पे, इस पे सबको मटेरियल चाहिए था, तो वही कंटेनर जो है ना वो कोई 10,000 तक पे चला गया, राइट, विद इन मंथ। तो अब जब चाइना से सप्लाई में ये फर्क आ रहा हो, कंटेनर की शॉर्टेज हो, एक्सपेंस इतना बढ़ गया हो, तो उसका तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो, अब जैसे आपने कहा कि खाने पीने की अशिया और एनर्जी, ये दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो कंज्यूमर है, जो आम आदमी है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है।
और भी दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पे हुआ है ये फिनोमेना, लेकिन ये है कि अब पाकिस्तान का फिर भी अगर आप वहाँ पे रीजन से कंपेयर करें, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और एशिया के अंदर, तो हमको स्लाइटली उसमें फ़र्क नज़र आता है, थोड़ा ज़्यादा है वहाँ उनसे भी कंपेयर किया जाए तो लेकिन ये है कि ये लोग, जाहिर सी बात है, जो आम आदमी सबसे ज़्यादा वही मुतासिर होता है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो मुतासिर होते हैं, और ये स्मॉल बिजनेस बिल्कुल ये अच्छा मैं इसको इसी आपके जो अमेरिका में है ये सूरत हाल, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, अमेरिका में भी इस वक्त जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, वो बड़ी शदीद है। यानी कि वो बताया जा रहा है कि 1982 के बाद अब जो है वो सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। इससे पहले इस तरह के महंगाई की सूरत हाल नहीं थी। तो फिर सर ये जो इंटरनेशनल फिनोमेना है, यूरोप के अंदर भी हमने ये देखा, ये सूरत हाल हुई, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा महंगाई, कनाडा में हुई है। तो फिर सर पाकिस्तान तो फिर एक बहुत ही छोटा मुल्क है और हमारा तो बहुत बड़ा चंक इम्पोर्ट का है। तो जब हमने तेल से लेकर हर चीज़ इम्पोर्ट करनी है तो फिर महंगाई तो यहाँ भी होगी। हम क्यों फिर कोसते हैं हुकूमत को? पहली बात तो ये है कि हमें अमेरिका की इकनॉमी के साथ कंपेयर करने का कोई जवाब भी नहीं है। अमेरिका दुनिया की बड़ी इकनॉमी है, टॉप इकनॉमी जो 2-3 हैं उनमें से एक है। बिलाशुबा इस वक्त वो सुपर पावर है। बिलाशुबा वो जितनी अगर इज़्ज़त बड़ी है तो मुसीबतें भी बड़ी हैं, और ख़ुद उसने ली हैं मुसीबतें अपने। एक बहुत बड़ा ख़र्चा वो अपने, अब जो उन्होंने 1950 से शुरू किया था कोल्ड वार के लिए, वो 1994 को दुकान जाकर वो बंद की थी उन्होंने, और इसमें अरबों डॉलर, खरबों डॉलर झोंके गए कि जनाब किसी ना किसी तरीके से दूसरी दुनिया को तहबाला करना है। एक सब्सिट्यूट दुनिया वजूद में आई थी जिसको तहबाला करने के लिए अमेरिका ने ये एक गर्म महाज हमारे पहलू में खोला और एक सर्द महाज जो है पोलैंड में खोला था, जब लेख वलेसिया की सरपरस्ती की जा रही थी, और यहाँ पर जो है हमारे बड़े बड़े सूरमा मुजाहिदीन की सरपरस्ती की जा रही थी और खर्चे किए जा रहे थे। तो उस वक्त तो उनके अपने मामलात थे जिसकी वजह से वो आज़ाद दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और दुनिया तश्कील करने के मराहिल से गुजरे थे। फिर क्या हुआ था, जब ये रैगन की और थैचर की डॉक्ट्राइन आई और इन्होंने कहा कि जनाब वो सब चीज़ें वापस लो जो हम डिटरेंट्स के तौर पर लोगों को दिया करते थे, क्योंकि कम्युनिज्म का ख़तरा था, अब हम सब चीज़ वापस लेंगे। अब मुझे ये इतला मिली है कि एक दोस्त की तबीयत ख़राब हुई है और उसका जो है ये हमेशा इलाज मुफ्त हुआ करता था। अब इलाज की ये सूरत हाल है कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो दिल के मर्ज़ पर जो है वो खर्च हुए हैं और अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अमेरिका वो नहीं रहा है अमेरिका जिसके बारे में हम सोचते थे, और जिस आज़ाद दुनिया की तश्कील कर रहे थे कि कैपिटलिज्म जो है शुतर बेमुहार होकर दुनिया को रौंदता चला जाए, अब रौंद रहा है वो सारी दुनिया को, एक बीमारी की सूरत में भी और एक उसकी जो रिलीफ है उसकी सूरत में भी। और इधर चीन ने बिल्कुल वही इकनॉमी इख्तियार की, अपना ये कहते हुए कि जनाब हम जो चाइनीज़ करैक्टरिस्टिक है उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वो यही है। वो इकनॉमी जो है उसने आकर दुनिया की बड़ी इकनॉमी और दुनिया की सेकंड बल्कि फर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जो है उसकी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर हुई है। तो ये दुनिया में अब वो कोई इनके सामने ऐसी चीज़ नहीं रही है। महंगाई इनके हाथ में है, खुशहाली इनके हाथ में है, भूख इनके हाथ में, सिस्टम के हाथ में। तो सर ये इस वक्त जो चीज़ें, फिर इसका मतलब है कि फिर वो अब इस तरह जो चीज़ें हैं वो एक सुपर पावर भी वो भी इसका शिकार होती हुई नज़र आ रही है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नवेद इस्सा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और मौज़ूआत के हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने कुछ ही देर पहले कौमी असम्बली के बाहर देखा है सूरत हाल के, अपोजिशन जमातें वहाँ पर पहुँची, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी वहाँ पर खिताब कर रहे हैं। ये पार्लियामान के बाहर की सूरत हाल है। पार्लियामान के अंदर की जो सूरत हाल है वो कुछ ही देर के बाद जब इजलास शुरू हो जाएगा, जमातें वहाँ पहुँच जाएंगी और उसके बाद आज क्या होगा, क्योंकि 350 अरब रुपए के ये जो ज़िमनी तरमीमी बिल है इस पर अब बात होगी। और इसमें जो एक अच्छी चीज़ सामने आ रही थी, अभी ज़रा ये बता रहे हैं कि खाने पीने की अशिया पर या तो टैक्स ख़त्म किया जा रहा है, जो पहले बताया गया कि लगाया जा रहा है, या फिर टैक्स कम किया जा रहा है।
तो ये क्योंकि इत्तेहादी जमातों के भी एतराज़ात थे और इसी पर अपोजिशन भी बार बार बात कर रही थी। तो अब देखना यह है कि हुकूमत जब बिल पेश करेगी तो साथ तरामीम भी पेश की जाएंगी कि क्या वाकई इन चीज़ों में कमी की जाती है या नहीं की जाती है। हमारे साथ लगारी साहब मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, बाकी तो बजट की मंजूरी का जो मामला है, लेकिन चलें कुछ हवा का झोंका आया कि अपोजिशन का प्रेशर था, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ुद हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे लोगों के जो ज़राए अंदर की कहानी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि कम अज़ कम ये खाने पीने की अशिया से तो कम अज़ कम टैक्स जो छूट थी वो बरकरार रहनी चाहिए। तो हो सकता है फिर रहम आ गया हो वजारत ख़जाना को और चीज़ें कदरे बेहतर हो जाएँ, हम उम्मीद ही कर सकते हैं सर। हाँ, मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने काफिले की बात मान ली होगी। आपका अगर ख्याल ये है कि अपोजिशन का प्रेशर माना है या अपनी पार्टी के लोगों का प्रेशर माना है, अच्छा, तो मैं तो उस बात को नहीं मानता। असल बात यह है कि उन्होंने काफिले का प्रेशर माना होगा या और इत्तेहादी किसी का प्रेशर माना होगा। कल मोहन सिलाई भी मिले हैं ना वज़ीर आज़म, ये यकीनन वो होगा और उन्होंने कहा होगा कि बचत का रास्ता निकालें। वैसे इनको ख़तरा कोई नहीं है। अपोजिशन बहुत ही सिधाई हुई, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी और सिर्फ आंखें दिखाने वाली और पीछे से कुछ भी नहीं करने वाली अपोजिशन है। और वरना इस हुकूमत के दौरान तो ऐसा टफ टाइम होना चाहिए था अपोजिशन को। तो अपोजिशन का सबसे बेहतरीन पीरियड पीडीएम के क़याम से लेकर पीडीएम के ख़ात्मे तक, वो जो बुरी खात्मा था जिसमें एएनपी निकल गई थी और पीपल्स पार्टी निकल गई थी, बस वही अपोजिशन का एक ज़माना था जब उन्होंने जलसे भी किए, एहतजाज भी किए और वो भी एक बहुत बड़ी कानून साजी के बाद। ऐसा नहीं है खैरात में किया उन्होंने, एक कानून साजी हुई उसमें इन्होंने सपोर्ट किया। सपोर्ट इस तरह किया कि अपने आदमी गायब कर दिए। ये हमेशा ऐसा करते हैं कि अपने आदमियों को गायब कर देते हैं। यानी इस वक्त भी इस पोजीशन में है कि चेयरमैन सेनेट अपना बना लें। लेकिन सर वो आपकी बात है कि वो बड़े जो हैं वो बिल्कुल सूद और काम किस्म की अपोजिशन चल रही है, वो ज़्यादा सख्त ऐसा मामला नहीं भी करने जा रही है। हम देखते हैं आज इजलास में क्या सूरत हाल होती है और इजलास से पहले जो एहतजाज है उसकी सूरत क्या होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकार ज़का साहब। वकार ज़का इस वक्त न सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट है बल्कि इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा काम करे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और पिछले तकरीबन 3 माह में आप क्रिप्टो के हवाले से वो तमाम बाज़ सुन रहे हैं जो इस वक्त कोर्ट में हैं। तो क्रिप्टो में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बिजनेस भी कर रहे हैं और किस तरह से ये बिज़नेस होना चाहिए, क्या लीगल जो एस्पेक्ट्स थे उनको डिफेंड भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वकार ज़का साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एक मामला अहम उठा है उस पर, तो हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त वकार ज़का साहब मौजूद हैं। वकार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो एक मामला हुआ है कि जनाब लोगों के 18 अरब रुपए पाकिस्तान में डूब गए क्योंकि जो ऐप के ज़रिए लोग कारोबार कर रहे थे वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी जहाँ उसको होना चाहिए था और ये सारा खेल पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये तो लोगों का क्रिप्टो के हवाले से एकदम से एतबार उठ गया। इसकी असल हकायक और असल चीज़ क्या है? वो 18 अरब जिनके डूबे उनमें से कोई एक राशिद, कद्दूस, अमजद, कहीं ना कहीं तो कोई होगा। यहाँ पर किसी के साथ अगर किसी का कोई सेब चोरी कर लेता है तो 6 वीडियोस वो सोशल मीडिया पे बना देता है। ये हुकूमत का प्रोपेगेंडा है कि 18, कभी कहते हैं 20 बिलियन इसमें चले गए हैं, कभी कहते हैं 18 अरब रुपए डूब गए हैं। और मैं अभी आपको इसके हवाले से बताऊं कि पीटीआई के बड़े खास हमारे मिनिस्टर दोस्त हैं, मैं अभी नाम अभी नहीं बोल सकता जी। उन्होंने कल मुझे बताया कि जब कोर्ट के केस से मैं फारिग हुआ हूं कि वकार ज़का ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट के धरने की जो बातें कर रहे हो कि क्रिप्टो के ऊपर पाबंदी लगाई, ये हट जाओ, वरना एफआईए साइबर क्राइम आप पर कोई भी ऐसा केस बनाकर कि जी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने तुम्हें रिपोर्ट किया है, तुम टेरर फाइनेंसिंग में थे, एक दफा एफआईए साइबर क्राइम आ जाओ, उसके बाद तुम्हें अरेस्ट करके जरा एक मिसाली तौर पे दिखाएंगे, जैसे शायद मसूद साहब को अरेस्ट कर लिया था ना एक जमाने में, उनके हथकड़ियां लगाई थी। तो इस वक्त हमारी जो हुकूमत है उसका पूरा एजेंडा ये है कि पहले नुकसान दिखाओ, फिर ये दिखाओ इसमें बड़ा मसला है, सारी दुनिया जिससे फायदा उठा रही है, सबसे पहले वकार ज़का को अंदर करो। मैंने कहा यार ये कोई तुक बनता है, मैं कोई आपसे गलत बात कह रहा हूं, मैं मईशत को डुबोने की बात कह रहा हूं, क्या मैं इंडिया का एजेंट हूं? कहते हैं यार इमरान खान को उसकी गलती नहीं बतानी, तुम क्या कर रहे हो, तुम गलती बता रहे हो कि क्योंकि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को तुम लाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें दबाया जाएगा, कुछ अरसे खामोश हो जाओ। इमरान खान साहब चाहते हैं जो आइडिया आना है वो मेरे थ्रू आए, ये वकार ज़का क्यों बताएगा? तो
तो मैं हैरान हो गया कि पीटीआई की जो पॉलिसी है उनकी करप्शन एक डिफरेंट लेवल की है कि जी जो आइडिया आएगा वो इमरान खान साहब लाएंगे, इकोनॉमी ठीक करेंगे तो इमरान खान साहब करेंगे, कोई और करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकता। तो ये जो 18 अरब रुपए की बात है, इससे पहले ये पूछ ले कि वकार ज़का साहब को अरेस्ट क्यों किया जाएगा, अगर किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो बेचारा मीडिया क्या बोलेगा, देखे वकार ज़का कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे होंगे कि एफआईए ने उनको उठा लिया है। अच्छा, आपको कुछ कॉल्स भी, मैंने एक वीडियो आपकी गुज़श्ता रोज देखी, आपको कुछ कॉल्स वगैरह भी आई कि आप आएंगे तो इस तरह हो जाएगा, तो ये कॉल्स भी पीटीआई के वज़रा की जानिब से हैं या किसी और इदारों की जानिब से? नहीं, ये हुकूमत की तरफ से है। और ये जो हमारे माशाल्लाह देखिए इदारे जो है वो किसके सरपरस्ती में चलते हैं, इदारे किसके लिए काम कर रहे होते हैं। ये जो आर्मी है या जितनी हमारी एजेंसीज हैं, इनका अपना एजेंडा तो वकार ज़का से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होगा ना। हमें कॉल्स जब भी आती हैं, जब हम इमरान खान के अगेंस्ट बात करते हैं कि यार जरा आओ ऑफिस में चाय वाय पीते हैं, अच्छा जब चाय पीने जाते हैं तो पता चलता है जी यार ये वाली वीडियो मत बनाया करो। अरे ये कभी जिंदगी में नहीं हुआ, ना नवाज शरीफ के दौर में हुआ है, ना पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। कभी जिंदगी में हमने नवाज शरीफ पे कितनी क्रिटिसिज्म की, हमने पीपल्स पार्टी पे की, हमें कभी इस तरह नहीं बुलाया गया कि आओ यार ये वाली वीडियो न बनाओ। अब मसला ये आ गया है कि पूरी कौम को पता चल गया कि वकार ज़का वो आइडिया दे रहा है जिससे घर पे बैठे के खवातीन के पैसे बनेंगे, जिससे घर पे बैठ के लोगों के पैसे बनेंगे, जॉब्स लग जाएंगी। तो अब ये हो रहा है कि यार ये तो सारा क्रेडिट वकार ज़का के पास चला जाएगा। इनकी पीटीआई की इमरान खान की करप्शन डिफरेंट लेवल की है। ये पैसों की करप्शन नहीं करते, सादिक अमीन है, लेकिन एक अंदर से वो चीज है कि यार ताहिरुल कादरी साहब क्यों जाएंगे सबसे पहले, वो क्यों हमला करेंगे, सबसे पहले मैं हमला करूंगा पार्लियामेंट पे। यही हुआ था धरने के दौरान, मैं धरने में बैठा था, इमरान खान साहब ने बोला चलो हम पहले करते हैं। ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं भाई रुक जाओ, भी नहीं जाते। वो कहते हैं ये तो अगर ताहिरुल कादरी साहब पहले चले गए तो सारा क्रेडिट उनको मिल जाएगा। यहाँ करप्शन है क्रेडिट की। एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, कुछ ममालिक में पाबंदी भी लगाई गई है कि ये इस किस्म की क्रिप्टो का मामलात वहाँ नहीं होते, वजूहात बताएगी कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है। वो कौन से चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर लेते हैं, टर्की की बात कर लेते हैं, 5-6 ममालिक हैं। तो टर्की के अंदर जो है, मैं वकार इस पे मजीद थोड़े से बात करना चाहेंगे, कुछ क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आप मौजूद हैं तो क्लैरिटी ज़्यादा इस पे हो सकती है। नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और उसमें भी चीज़ें सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म पर तनकीद हो रही है, तो बहरहाल ये भी एक जमहूरी रवैया है कि तनकीद करने वाले भी उनके दोस्त हैं, तनकीद सहने वाले भी दोस्त हैं। ये तो खैर पार्टी के अंदर के मामलात होते हैं और इनको ऐसा होना चाहिए और लोगों को बात करनी चाहिए, बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन इसका रिटिलिएशन नहीं होना चाहिए। अगर आप बाद में सुने कि जनाब वो वज़ीर दिफा की छुट्टी कर दी गई है तो ये गलत बात होगी, और अगर उन्होंने कोई चीज़ कही है तो उसको सुनना चाहिए। और ये कि ये तो मिसमैनेजमेंट जो है वो तो हमारे सामने गैस की मिसमैनेजमेंट की है। अब मैं एक दफ़ा एक गैस की एक इंस्टॉलेशन से गुज़र रहा था, आप यकीन करें कि वो पूरी की पूरी गैस जो है वो रोड तक चलने वाले लोगों को असरअंदाज कर रही थी, यानी इतनी गैस खारिज हो रही थी। और ये अभी की बात है, अभी आज के दिन की बात है, और चंद घंटे पहले की बात है कि वहाँ से गुज़रते हुए जहाँ गैस की वो है और यूनिवर्सिटी रोड पर है, यूनिवर्सिटी से ज़रा सा पहले जो है वो जो रास्ता अबुल हसन इस्फहानी रोड से जाता है और वहाँ पर कोने पर सुई गैस का ऑफिस है, वहाँ पर इतनी बदबू फैली हुई है गैस की कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है जब शहरी वहाँ से गुजरते हैं और दर्द से वो किस तरह बिलबिलाते होंगे कि घरों पर तो गैस नहीं आ रही है और यहाँ गैस जो है वो बखेरी जा रही है। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, सराइकी बेल्ट में नहीं है, बलूचिस्तान गैस को पैदा करता रहा। बलूचिस्तान ने 50 से गैस पैदा हो रही है, लेकिन जिस जगह से पैदा हो रही है उस जगह की औरतें लकड़ियां सर पर रख कर आती हैं। और घरों में आज इस इजलास के हवाले से हम मजीद बात भी करते हैं। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म जिस तरह रिटिलिएट करते हैं ना क्रिटिसिज्म को, खतरनाक बात है। वो बात एक तहम्मुल से सुने और उसके बाद अपना नुक्ता नज़र पेश करें और अपने दोस्तों को कायल करने की कोशिश करें। ये कोई बात ना हुई कि जनाब मैं ब्लैकमेल नहीं होगा। कौन ब्लैकमेल कर रहा है? क्या जो खटक साहब हैं, परवेज़ खटक साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं या कोई और उनको ब्लैकमेल कर रहा है? वो एक कंडीशंस हैं जो मुल्क के अंदर प्रिवेल करती हैं, जिस पर लोग रो रहे हैं, जिस पर लोग आश्कबारी कर रहे हैं, जिस पर लोग तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म को इस तरह से समझना चाहिए। इसमें कौन सी बात ब्लैकमेलिंग की है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।